तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 के विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे आज की क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम जो बातें सीख रहे थे, समझ रहे थे, उनको ही सीखना करते हैं कंटिन्यूटी में। चलिए स्क्रीन पर आते हैं। हमने पिछली क्लास में जो बात करी थी वो हमने करी थी न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेकंड लॉ में हमने ये देखा था कि हमने देखा था F इज इक्वल टू एम, यानी ये रिलेशन जो है सेकंड लॉ में हमको दिया गया, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हमने देखा, साथ ही साथ हमने ये देखा सेकंड लॉ को हम एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। और सेकंड लॉ का डेरिवेशन जो है किस तरीके से होगा इसको भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम जिसको नोट डाउन कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। डिफरेंट मासेस एक्सेलरेट टू द अर्थ एट द सेम रेट बट विथ डिफरेंट फोर्सेस। यहां पर समझने के लिए दो पत्थर हम ले रहे हैं। एक पत्थर ये 10 किलो का है और एक ये पत्थर जो है 1 किलो का है। दोनों का मास जो है अलग अलग है, दोनों का द्रव्यमान जो है अलग अलग है। ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दोनों पर जो लगने वाला फोर्स है वो भी अलग अलग है। 98 न्यूटन और इस पर 9.8 न्यूटन। इसको खींच कौन रहा है? इसको पृथ्वी खींच रही है अपनी तरफ। जब भी हम कोई चीज छोड़ते हैं ऊपर से तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है नीचे, है ना। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी इसको भी और इसको भी अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगी। हमने क्या देखा? हमने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर एफ बटे एम। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है एम इंटू ए। तो ए बराबर क्या हो जाता है हमारा? एफ बटे एम, यानी कि बल बटे द्रव्यमान। तो बल कितना लग रहा है? 98 का। द्रव्यमान कितना है? 10 का, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 98/10, तो ये आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? इसके लिए भी ऐसे निकालते हैं। इसका 9.8 था, 9.8 बटे 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण की वैल्यू है वो यहाँ पर सेम आ रही है। वो यहाँ पर क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं होंगी, उन पर जो है पृथ्वी की तरफ अगर उनको छोड़ा जाए तो एक्सेलरेशन उनका सेम रहता है, त्वरण उनका सेम रहता है। बल चाहे अलग अलग हो, बल की वैल्यू भी अलग अलग रहती है। द्रव्यमान अलग अलग, बल अलग अलग, लेकिन एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है वो सेम रहता है। बात को समझे? तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसको हम नोट डाउन करेंगे। देखो, वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट मासेस एक्सेलरेट टू द ग्राउंड एट द सेम रेट। चाहे दो अलग अलग मास होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग होगा, लेकिन जब एक्सेलरेट करेंगे अर्थ की तरफ तो वो सेम एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। However, because the second law we know that they don't hit the ground with the same force. लेकिन जब वो जमीन पर टकराएंगे तो जो भारी वाला पत्थर होगा वो 98 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, जबकि जो हल्का वाला पत्थर होगा वो 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे जमीन पर। मतलब कि अगर मैं बोलूं जमीन पर कोई ऐसी चीज रखी है, फिर जमीन पर खड्डा किसकी वजह से? एक हमने रेत रखी हुई है, तो कौन सा पत्थर ज्यादा अंदर तक धंसेगा? ये वाला, क्योंकि ये ज्यादा भारी है, ये ज्यादा फोर्स जो है जमीन पर लगा रहा है। लेकिन दोबारा से एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये पॉइंट आप जरा जल्दी से नोट कीजिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम जमीन की तरफ छोड़ते हैं एक्सेलरेशन सबका सेम होता है। नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहां तक आपने लिख दिया होगा। अभी हम जो है न्यूटन के सेकंड लॉ को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये आप स्टोरी आपके दिमाग में आ रही होगी। हाँ, ये न्यूटन की स्टोरी है, ठीक है। तो न्यूटन ने जब उनके साथ ये इवेंट हुआ कि उनके सर पे क्या हुआ? एक एप्पल आके गिरा, एक सेब आके गिरा उस पार्क में। एक कहानी है, ऐसी कहानी प्रचलित है, ठीक है। तो जब ये एप्पल इनके सर पर आकर गिरा तो इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये नीचे आकर ही क्यों गिरा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी को जन्म दिया, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कुछ बातें बताई, ठीक है। तो इसको हम अपने आगे आने वाले चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे। लेकिन जो न्यूटन के जो लॉज हैं और न्यूटन ने जो भी
जो भी बातें करी है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में या फिर उसको अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण की बात भी उसमें इंक्लूड है, वो सारी चीजें इस कहानी को श्रेय दिया जाता है। ठीक हो गया। तो ये भी एक कहानी है, इंटरेस्टिंग आपको लगेगी, बुक में भी आप पढ़ना इसको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क के लिए दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फोर्स से पहले। ठीक है, ठीक है, थर्ड लॉ से पहले मैं सेकंड लॉ को थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, और फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन हम लोग दे देंगे। चलिए, तो यहाँ तक की बात हमने समझ ली है। ठीक है, न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, ये तो बात पता चल गई हमें। चलिए देखिए, जरा ध्यान से समझेंगे। मैथमेटिकल वे में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो फिजिक्स है और जो मैथ्स है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये दोनों विषय ऐसे हैं कि अगर आपको एक नहीं आता तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा नहीं आता तो पहला नहीं आएगा। अगर आपको मैथ्स नहीं आते तो फिजिक्स आप नहीं कर पाएंगे, और फिजिक्स आपको तब आएगी जब आप मैथ्स में अच्छे होंगे। तो अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिजिक्स आपकी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन जो समझना रहता है वो तो हम समझ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान हमको दे रखा है, त्वरण दे रखा है, तो उस पर कितना बल लगेगा आप m और m इंटू a करके निकाल सकते हैं, उनकी गुणा करके निकाल सकते हैं। लेकिन गुणा करना आप किस में सीखेंगे? मैथ्स में सीखेंगे। तो अगर आपको गुणा करने में दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको मैथ्स वाला पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, ये हमने क्या बोला, कितना है, ये देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि इस बात को हम भी प्रूफ करेंगे मैथ्स के हिसाब से। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैथ्स और फिजिक्स जो है वो दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो बात फिजिक्स में बोली गई उसको आप मैथ्स से नहीं दिखा सकते, मैथ्स से भी हम इस बात को शो करेंगे। देखिए, न्यूटन ने जब अपने दूसरे नियम के बारे में बताया था, तो इन्होंने ये बोला था कि किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है, वो उसमें उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ रहे हैं? मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूं, तो उस बल की गणना मैं कैसे कर सकता हूं? जितना उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा, उसकी दर, उसका रेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जब आप इसके समझेंगे, जब आप इसको महसूस करेंगे, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, है ना। अब देखो, जरा ध्यान से समझते जाओ, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर संवेग को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। संवेग क्या है? संवेग यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। आई होप काफी सारे, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे बच्चों ने इसे पहली बार आज सुना होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ संवेग क्या है। वेग आपने सुना होगा। वेग मतलब कितनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि एकांक समय में कितना विस्थापन है किसी वस्तु का, वो वेलोसिटी। सीधे सीधे शब्दों में कितनी तेज कोई गाड़ी चल रही है, वो उसकी वेलोसिटी है। ठीक। अब चाहिए संवेग में क्या है? संवेग जो है ये वेग से रिलेटेड है। संवेग जो होता है, संवेग को हम p से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? p से डिनोट। कोई कैपिटल P, स्मॉल p, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बुक में जो है कैपिटल P, कहीं पे कैपिटल P लिखा होता है, कहीं स्मॉल p लिखा होता है। ठीक हो गया। और ये द्रव्यमान गुणा वेग होता है। मतलब वस्तु का वेग हमको पता है, वस्तु का द्रव्यमान पता है, तो संवेग पता लग जाएगा, m इंटू वी कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये संवेग की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। जिस वस्तु का द्रव्यमान m होगा वो v वेग से चल रहा होगा, तो उसका संवेग ये होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। इसका आपको भी कोई लेना देना नहीं, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक। अब समझने वाली बात अब है। देखिए, हम सपोज ये बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ये था, इस ऑब्जेक्ट पर F बल लगा, तो ये यहां से खिसक करके ये कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया यहां पर, इस पोजीशन पर। ये बी पोजीशन, ये यहां पर था ए पोजीशन पर, ये बी पोजीशन पर आ गया। कब आया? जब इस पर ये बल लगा, एफ बल से इसको धक्का मारा, तो ये यहां पहुंच गया। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको यहां पहुंचने में? सपोज इसको टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा? सपोज इसको टी टाइम लगा। ठीक है, टी टाइम लगा यहां से यहां पहुंचने में। इसका द्रव्यमान कितना है? माना इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो यहां पहुंचने पे भी द्रव्यमान स्मॉल एम रहेगा। द्रव्यमान बदलेगा थोड़ी ना। आप थोड़ी देर आगे चल के जाओगे तो आपका जो द्रव्यमान है, जो मास है, उतना ही रहेगा। ठीक हो गया।
यहां पर इसका जो वेग था स्मॉल u था, और यहां पहुंचते पहुंचते इसका वेग v हो गया, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, है ना। तो इसका संवेग बताइए मुझे। अब दो वेग हैं तो दोनों जगह संवेग अलग अलग होगा। तो प्रारंभिक संवेग, इनिशियल मोमेंटम इसको बोलते हैं, इनिशियल मोमेंटम, P1 कितना होगा भाई, द्रव्यमान गुणा वेग, और यहां पर वेग कितना है, प्रारंभिक, प्रारंभ में कितना है वेग u, यहीं से तो शुरू हुआ इसका मोशन, यहीं से तो शुरू हुआ, तो प्रारंभ ये हुआ और अंतिम ये रहा, और अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू, लास्ट में कहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट, यहां पर पहुंच गया, मतलब mv, यहां पर वेग कितना है v, तो मैंने क्या बोला, संवेग के लिए द्रव्यमान और वेग की गुणा कर दो, तो यहाँ पर वेग u था तो mu हो गया, यहाँ पर वेग v था तो mv हो गया, दोनों जगह हमको संवेग। अच्छा, जब परिवर्तन निकालेंगे हम, देखो हम ये इसके हिसाब से कर रहे हैं, संवेग पहले संवेग लिखा तो संवेग निकाल दिया, अब संवेग में परिवर्तन निकालना है, संवेग में परिवर्तन निकालते हैं भाई, चलिए संवेग में परिवर्तन निकालते हैं। तो संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब चेंज इन मोमेंटम, परिवर्तन मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इसको मैं डेल्टा पी से, जब कोई भी हम परिवर्तन लिखते हैं मैथ में, हम कभी भी परिवर्तन लिखते हैं तो डेल्टा लगाते हैं उसके आगे, तो डेल्टा पी। अब परिवर्तन कैसे निकालेंगे भाई, बड़े में से छोटा घटाएंगे, है ना। पहले अभी आपकी एज कितनी है, और जब आप 10वीं में पढ़ रहे थे या फिर जब आप 5वीं में पढ़ रहे थे तो आपकी एज कितनी थी, और कितना एज में परिवर्तन हुआ आपका तब से अब तक, तो माइनस करके निकालोगे। जैसे सपोज अभी आप 14 साल के हो, 14 ईयर्स के हो, और जब आप 7वीं में पढ़ते थे तब आप शायद 12 साल के रहे हो या 11 साल के हो, है ना। तो कितना परिवर्तन हुआ है आपकी एज में, तो आप 14 में से 12 को माइनस कर दो तो 2 साल का परिवर्तन हुआ है। तो इसी तरीके से परिवर्तन करने के लिए हम आखिरी वैल्यू में से प्रारंभिक वैल्यू हटा देते हैं, मतलब अंतिम में से प्रारंभिक माइनस, P2 में से P1 को माइनस कर देंगे। अच्छा, P2 कितना है mv और P1 कितना है mu, m दोनों के साथ है तो m को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा mv माइनस u। तो भाई मुझे पता लग गया, संवेग में परिवर्तन पता लग गया। और दर का मतलब होता है t, मतलब कि इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, क्योंकि बल यानी F प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन आपने निकाला mv माइनस u, और दर मतलब, एक मिनट में इसको डेल्टा t ही लिख लेता हूं, नेक्स्ट उसमें रख लेंगे वैल्यू डेल्टा p, और दर मतलब t, दर का मतलब समय से भाग कर दो, जितना भी समय इसको लगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो वो t टाइम मैंने लिया था तो t से इसको भाग कर देना। अब मैं फाइनल अगर इसमें वैल्यू पुट करता हूँ p की, तो ये आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u और अपॉन में t। ये mv माइनस u कहाँ से है, डेल्टा p की वैल्यू। अब इसे लास्ट लाइन में देखिए, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक लाइन और रह गई है, मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, या फिर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस क्रिएट करके यहीं पर ही आपको समझा देता हूँ। हमारा रिलेशन ये आना चाहिए, ठीक है, रिलेशन क्या आना चाहिए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने सबसे पहले लिख दिया था, ये आना चाहिए। अब ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इज इक्वल टू लगता है और एक नियतांक आता है। ये क्यों आया, क्योंकि इसको मैंने बराबर बनाया, ठीक है, मैथ्स का काम है सारा। अच्छा, एम वी माइनस यू अपॉन टी, जब v माइनस यू अपॉन टी लिखा हो, ये हमने गति वाले चैप्टर, मतलब इससे पहले चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, जब v माइनस यू अपॉन टी लिखा हो तो उसको हम a बोलते हैं, यानी त्वरण बोलते हैं। तो देखो v माइनस यू अपॉन टी, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा a, और इसके अलावा क्या बचा m, तो m और a बचेगा यहाँ सिर्फ, तो k के बाद क्या आएगा m और a। बात समझ में आई। a क्यों लिखा, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी की जगह a आ गया। k की वैल्यू 1 होती है एक्सपेरिमेंट से, आपको भी 1 लेनी है। 1 क्यों होती है ये आप आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो f बराबर क्या आ गया भाई, f बराबर ma आ गया। a की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, k बराबर 1, तो f बराबर कितना आ गया, ma आ गया। ये है हमारे पास न्यूटन के दूसरे नियम का मैथमेटिकल प्रूफ, गणित की मदद से जो न्यूटन ने बात बोली थी वो हमने प्रूफ करके दिखाई है। बात समझ में आ रही है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, या फिर मैं कह रहा हूँ जो फिजिक्स में मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स और मैथ मैंने आपको बताया था कैसे चलती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलती है। मतलब फिजिक्स अगर कुछ बात बोलेगा तो मैथ्स उस बात को
प्रूफ करेगा हाँ भाई ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपना मैथ्स का पोर्शन भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू, आप जो फिजिक्स में बातें बताई जाती हैं वो समझ तो जाते हैं लेकिन उसको अप्लाई क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी मैथ्स वीक रहती है। तो मैथ्स में थोड़ा फोकस करें, एल्जेब्रा वाले पार्ट में थोड़ा आप मेहनत करें, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी और बहुत मजा आने लगेगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, आपने अब तक कितना सीखा ये यहाँ से आपको पता लगेगा। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, आपको मैं टाइम देता हूँ क्वेश्चन को करने के लिए, 5 मिनट का टाइम देंगे। वैसे ये 4 क्वेश्चन थे बट आप इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करेंगे 5 मिनट में। मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। What acceleration will result when a 12 Newton net force applied to a 3 kg object? ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए इसमें, 3 किलो का एक ऑब्जेक्ट है, 6 किलो का एक ऑब्जेक्ट है। जब 12 न्यूटन का फोर्स दोनों पर लगेगा, है ना, तो कितना एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होगा दोनों ऑब्जेक्ट में, मतलब त्वरण निकालना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अ नेट फोर्स ऑफ 16 न्यूटन causes a mass to accelerate at the rate of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास निकालना है भाई, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें फोर्स और एक्सेलरेशन दे रखा है, मास निकालना है। ठीक हो गया। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट अ 66 kg स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब त्वरण एक एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करने के लिए इस मास के स्क्वायर को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कि मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और फोर्स निकालना है। ठीक, what is the force on a 1000 kg elevator that is falling freely at 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई एक एलिवेटर है, कोई एक जो लिफ्ट है वो गिर रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सेलरेशन से, और 1000 kg उसका मास है। कितना है, 1000 किलोग्राम का वो एलिवेटर है, कितना फोर्स उस पर लग रहा होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो 4 क्वेश्चन है, 4 में से एनी 2 आपको करने हैं, एनी 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और एनी 2 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम है, ये क्वेश्चंस वैसे बहुत आसान है बट एवरेज स्टूडेंट जो है इसे 5 मिनट में कर लेगा 2 क्वेश्चन। तो कोई से भी 2 क्वेश्चन कीजिए, अगर आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन भी कीजिए 5 मिनट के अंदर। चलिए, तो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और इनके सॉल्यूशन जो है यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया था जबकि आपको फोर्स और मास दे रखा था। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फोर्स को डिवाइड करते हैं मास, है ना। तो फोर्स कितना दे रखा है, 12 न्यूटन, मास कितना दे रखा है 3, तो 3 4 12, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका फर्स्ट का आंसर आना था। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आना था पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, अच्छा इसमें जो फोर्स मास और एक्सेलरेशन की फॉर्म में दिखा हुआ है, तो फोर्स कितना है, मास कितना है इनटू एक्सेलरेशन कितना है, ऐसे लिखा हुआ है। तो फोर्स और मास आपको दे रखा था, एक्सेलरेशन आपने निकाल के यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ नेट फोर्स ऑफ 16 न्यूटन कॉजेज अ मास टू एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पर फोर्स दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है। तो मास कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा। फोर्स कितना है 16 और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 3 15 3.2 kg। तो 3.2 kg हमारा मास आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट 66 kg, मतलब मास दे रखा है, एक्सेलरेशन मास दे रखा है, एक्सेलरेशन फोर्स पूछा हुआ है, तो F बराबर ma होता है भाई, जितना मल्टीप्लाई करके इनको आ रहा है 66 और 1 को, वो हमारा फोर्स होगा, 66 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। तो देखो 66 न्यूटन, 66 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑन 1000 kg एलिवेटर दैट इज फॉलिंग फ्रीली। यहाँ पर फोर्स और एक्सेलरेशन दे रखा है, मास सॉरी फोर्स पूछा हुआ है, मास और एक्सेलरेशन दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9800।
90 एंड 100 न्यूटन। तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन थे। आई होप ये चारों के चारों क्वेश्चन आपने करे होंगे। F इज इक्वल टू एम ए, एक सिंगल फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन थे। F इज इक्वल टू एम ए, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, जो जो आपको समझ में आ रहा है, फिर हम आगे न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर चलते हैं। चलिए, अगर आप क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं तो इसमें एक बात ध्यान रखें, ये वाला पार्ट इसमें नहीं था, ये वाला पार्ट रॉन्ग है इसमें। ठीक है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, 3 kg ऑब्जेक्ट तक ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपने सारी नोट डाउन कर ली होंगी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है अब तक आपके साथ जो जो बातें हमने डिस्कस करी हैं वो आपकी समझ में आई होगी। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्कस किया है। न्यूटन का सेकंड लॉ अगर मैथमेटिकल रूप से मैं कहूँ, मैथमेटिकल फॉर्म में मैं कहूँ, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है। यह F इज इक्वल टू एम ए हमने प्रूफ भी करा था मैथ्स के फॉर्म से। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी आपकी बुक में है। साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे। और एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी, अगर एक भारी पत्थर होगा और एक हल्का पत्थर होगा, दोनों नीचे आने में जो दोनों का एक्सेलरेशन रहेगा वो सेम रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम जो होगा, समय जो होगा दोनों को नीचे पहुंचने में, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारी पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा या हल्का। दोनों को हम लोग एक बिल्डिंग पर जाते हैं, बिल्डिंग से दोनों पत्थरों को छोड़ते हैं, तो भारी पत्थर पहले पहुंचेगा या हल्का। आपका आंसर होगा दोनों पत्थर सेम टाइम पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, त्वरण दोनों का सेम है। तो इस बात को दिमाग में रखना आपने। ठीक है, जो जो चीजें हमने यहाँ पर नोट डाउन करी है सारी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, आपको घुमाया जा सकता है हर प्रकार के क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी थी पिछली क्लास में, ये क्लास 8th की मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दिखा रहा हूँ। क्लास 8th में, क्लास 8th में आपने क्या करा था, फोर्स को आपने 3-4 टाइप में कैटेगराइज करा था। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, और ये हो गया फ्रिक्शन। अब ध्यान करो, फोर्स को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई करा था, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क और असंपर्क बल। तो इसमें से कौन कौन से संपर्क बल हो गए, कौन कौन से असंपर्क बल हो गए, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों हो गए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये वाला हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी फोर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अभी फोर्स का जिक्र आया ना, तो फोर्स से रिलेटेड पुरानी चीजें आपको जो जो याद है वो सारी यहाँ पर हमने नोट डाउन करनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक की बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से नोट डाउन करें इसे। चलिए, अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पर। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही मजेदार ये नियम है। इस नियम को हम एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहते हैं, यानी आपने सुना होगा इसको हम हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का ये नियम क्या है, क्या सिग्निफिकेंट है इसका, क्या क्या इसका यूज है हमारे डेली लाइफ में, है ना। ये सारी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो जो चीजें सीखी मैं उम्मीद करता हूँ आपने उनको नोट डाउन किया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में न्यूटन थर्ड लॉ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।